Hi guys, good morning. Can everybody see me and everybody can hear me? अगर मेरी आवाज ढंग से नहीं आ रही है तो मेरे को बताओ. I'll put on headphones. But अगर ढंग से आ रही है तो we can go on as it is. I hope everybody can see me and everybody can hear me. Good morning रंजन. मेरे को पता है मैंने आपको पीपीटी नहीं भेजी. सॉरी, कल मैं थोड़ा सा ज्यादा बिजी हो गई थी. मैं आज भेज दूंगी, टेंशन मत लेना तुम, ठीक है? Good morning, good morning. I hope everybody can see me and hear me. If yes, then we'll start the class. Good morning प्रीतम. ठीक है. आई होप कोई इश्यूज नहीं है. मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ. कल आई होप आप लोगों को याद हो कि हमने एक हमारी जो इनकम स्टेटमेंट थी उसका पूरा बखान करा था. इनफैक्ट वो भी मैं शेयर कर दूंगी रंजन. इनकम स्टेटमेंट पे हमने जो पूरी कारी करी थी, राइट? ओके प्रियतम, गुड मॉर्निंग. ठीक है, आज आज सबकी मॉर्निंग गुड है. नाइस. फ्राइडे है ना, तुमको पता है 2 दिन क्लास नहीं है. बहुत खुश हो, सब दिख रहा है मेरे को, सब दिख रहा है. मेरा भी सेम हाल है, टेंशन मतलब मैं भी थक जाती हूँ पढ़ा के. ठीक है. रंजन इज टाइपिंग. जल्दी जल्दी टाइप करो भाई. क्लास स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग. ठीक है, कोई टेक्स्ट तो नहीं आएगा सर की तरफ से. एनीथिंग गाइस यू वांट टू से? हाँ हाँ हाँ, डोंट वरी, कर दूंगी, आज ही कर दूंगी. तुम वीकेंड पर आराम से पढ़ लेना, ठीक है? राइट, तो मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है. आई होप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही हो. आज हम एक्चुअली रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे. और हम रेशियोज के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज फाइनेंशियल मॉडलिंग जो होता है, एंड ऑफ द डे वो कंपनी का एनालिसिस होता है, राइट? वो कंपनी का बखान होता है. तो रेशियोज एक पार्ट होते हैं उसका, कि आप रेशियोज चेक करेंगे कंपनी के. कि रेशियोज इज बेसिकली आपको किसी चीज का रेशियो देना, राइट? आपकी इनकम और एक्सपेंसेस का अगर मैं ऐसे लिख दूं कि मैंने ऊपर तुम्हारी इनकम लिख दी 2,000 रुपए, मैंने तुम्हारे एक्सपेंसेस लिख दी नीचे 1,000 रुपए, तुम्हारी रेशियो क्या आई? 2:1. इसका क्या मतलब है? कि तुम जितना कमाते हो, कि अगर तुम 2 रुपए कमाते हो तो उसमें से तुम 1 रुपए उड़ाते हो, राइट? तो तुम जितना कमाते हो तुम उसका आधा उड़ा देते हो. तो तुमको रेशियोज होती हैं ऐसे, ऐसे कंक्लूजन्स ड्रॉ करने में हेल्प करते हैं. तो अगर तुम किसी कंपनी के रेशियोज निकाल रहे हो उसके पास्ट डेटा के, और फिर तुम उसके फ्यूचर डेटा के रेशियोज सॉर्ट ऑफ प्रिडिक्ट भी कर सकते हो, राइट? और पास्ट डेटा के रेशियोज के फ्लो से तुम देख सकते हो कि कंपनी किस तरफ बढ़ रही है, राइट? जैसे बहुत फनी एग्जांपल है कि अगर मान लो कि आप बहुत पढ़ने लिखने वाले बच्चे थे, ठीक है? आपको घर वालों ने क्या करा, आपने बहुत पढ़ाई करी तो घर वालों ने आपको गिफ्ट में फोन दिला दिया. अब फोन दिलाया तो आप थोड़ा फोन से डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हुए, राइट? आपके पहले ग्रेड जो है वो A+ से ए होने लग गए, फिर ए से आपके B+ होने लग गए, राइट? तो आपके घर वाले सॉर्ट ऑफ प्रिडिक्ट कर सकते हैं आप कि ये बच्चा जो है ये सीडी पे पहुंचने वाला है, इसका डाउनफॉल आना शुरू हो गया. तो एक्सेल में भी ऐसे ही होता है कि आप रेशियोज को देखते हैं और आप प्रिडिक्ट करते हैं कि आगे की रेशियोज कैसी हो सकती है, राइट? हम इसमें कुछ डेफिनेटिव नहीं कह रहे हैं, हो सकता है बच्चा दोबारा उठ जाए, उसके दिमाग में अकल आ जाए, राइट? तो इसलिए रेशियोज प्रिडिक्ट करी जाती है ताकि हम बाद में कंपनी को बता सकें कि कंपनी कंपनी आप ऐसे जा रहे हो, जरा ध्यान दे दो और वापस ऐसे हो जाओ. एज सिंपल एज दैट. ठीक है, तो और रेशियोज के बारे में पढ़ते हैं. मैंने आज अपना कोई डॉक्यूमेंट खोला है जिससे मैं रेशियोज पढ़ती थी. तो पहले हम पीपीटी देखेंगे, फिर हम उस डॉक्यूमेंट पे चलते हैं. कैश फ्लो. देखो, ये चीज मैंने कल भी तुमको समझाई थी कि क्यों हम कहते हैं कि कैश इज किंग. बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है कि तुम्हारे अकाउंट्स में चाहे दिख रहा है कि तुम्हारा 1 लाख रुपए प्रॉफिट है, तुम अपने बैंक अकाउंट में देखोगे तो 1 रुपए भी कैश नहीं होगा, क्योंकि तुमने सारा प्रॉफिट जो कमाया है वो उधार पे दे दे के कमाया है. तो एंड ऑफ द डे अगर तुम्हारे पास कैश नहीं है तो तुम बिजली का बिल नहीं भर सकते हो, तुम एम्प्लॉयज की सैलरी नहीं दे सकते हो, तुम जगह का रेंट नहीं दे सकते हो. तो प्रॉफिट होने के बाद भी तुम्हारा दिवालिया निकल जाएगा, राइट? तो कैश इज किंग, ये लाइन को याद रखें, क्योंकि कैश नहीं आएगा तो बिजनेस नहीं चलेगा, नो मैटर हाउ सक्सेसफुल इट इज. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कापी एंड को, वही हमारी जो कॉफी कंपनी थी, रिकॉर्ड ₹1 लाख इन प्रॉफिट ऑन पेपर बिकॉज दे सोल्ड मैसिव कॉर्पोरेट केटरिंग ऑर्डर्स, राइट? इन्होंने कॉर्पोरेट के ऑर्डर्स को केटर करा. कॉर्पोरेट ऑर्डर्स तो आप लोगों को पता ही होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियों ने, हो सकता है इन्हें कि कॉफी के कप बनाने का, उसमें कॉफी अलग अलग कॉफी के पाउचेस बनाने का, है ना, उनका ऑर्डर दे दिया. बट इनको कहा हो कि हम आपको पेमेंट करेंगे 60 दिन बाद. द कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, यहाँ पर 90 डेज लिखा है, द कॉर्पोरेट क्लाइंट्स टेक 90 डेज टू पे. मीनवाइल कापी एंड को बॉट 50,000 ओवन विद कैश. 50,000 का अवन कैश में खरीद लिया, सामने से पैसे आए नहीं, अपना अकाउंट खाली हो गया. तो इस चीज के लिए एक प्रो टिप है. क्या प्रो टिप है जो आप दिमाग में रख सकते हैं, एक बार ध्यान से सुनेंगे इसको. क्या प्रो टिप है? कि मेरे को मेरे को मेरे कस्टमर से पैसा आना है और मेरे को मेरे सप्लायर को पैसा देना है,
मेरे को मेरे कस्टमर से पैसा आना है और मेरे को मेरे सप्लायर को पैसा देना है। तो पहले क्या होना चाहिए, मेरे को ये देखना चाहिए कि पहले मेरे कस्टमर से मेरे पास पैसा आ जाए, फिर ही मेरे सप्लायर को मेरे को देना पड़े, राइट। तो तुम्हें इसमें डेज चेक करने, तो तुमको इसमें क्या डेज चेक करने कि अगर मेरे को सप्लायर को पैसे 30 दिन में देने हैं, तो मेरे को ये चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि मेरा कस्टमर मेरे को पैसे 30 दिन से पहले दे दे। बल्कि 30 दिन क्या, इनफैक्ट समझो उस चीज को कि मैंने अपने सप्लायर से सामान खरीदा, उसने कहा कि 30 दिन में पेमेंट कर देना, ठीक है। अब मैंने सामान खरीदा, मैंने सामान उस रॉ मटेरियल को मशीन में डाला, रॉ मटेरियल को मशीन में डाला, तो मेरा सामान जो है प्रोड्यूस हुआ फिर पैक हुआ, पैक होकर मार्केट गया। मान लो इस प्रोसेस में ही 5-7 दिन लग गए, है ना। तो अब मेरे 30 में से 5-7 दिन ऑलरेडी कम हो गए हैं। फिर मार्केट में मान लो अगले 5-7 दिन में जाके बिका, राइट, और फिर मेरे पास कैश है। तो अब मेरे को टोटल में 7+7 14 दिन लग गए हैं और मेरे को 30 दिन में आगे पैसे देने हैं। दिस इज ओके, दिस इज एब्सोल्युटली ओके। तो आपको यही चेक करना है अपनी सारी प्रोसेसेस को ऐड करके कि आपको मार्केट से पैसे पहले मिल जाए और आपको सप्लायर को पैसे बाद में देना। ऐसा क्यों? क्योंकि आप सप्लायर को अगर पहले ही पैसे दे दोगे तो आपके अकाउंट में पैसे नहीं रह जाएंगे। आप इस चीज को समझो कि अगर मेरे को सप्लायर को मान लो 10 दिन में पेमेंट करनी है और मेरे को सामने से 14 दिन में पेमेंट मिल रही है, तो मैं सप्लायर को 10 दिन में पेमेंट करूं कैसे? कहाँ से आएंगे पैसे? मैंने सप्लायर से सामान लिया, मैंने रॉ मटेरियल को मशीन में प्रोसेस होके पैक होके वो चला गया, राइट। अब मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं, ये चीज तुम मान के चलो कि मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पास पैसे कमाने से आएंगे बिजनेस के, है ना। कहाँ से आएंगे? कमाने से आएंगे बिजनेस के। तो हमको क्या मेक श्योर करना है कि सप्लायर को हम पेमेंट बाद में करें, पहले हमें अपने कस्टमर से पैसे, राइट। तो हमारा हमेशा नंबर ऑफ डेज ऑफ रिसीविंग पेमेंट शुड बी लेस देन नंबर ऑफ डेज ऑफ गिविंग पेमेंट, राइट। रिसीव करने के पेमेंट के डेज कम होने चाहिए और पेमेंट देने के दिन ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, ये हमने पढ़ा है कि यहाँ पर रेशियोज क्यों नहीं है। ओके, आई थिंक ये पीपीटी ठीक नहीं है, इसमें रेशियोज की डिस्कशन ही नहीं हो रखी है। आई विल ओपन द दूसरी वाली पीपीटी, इसमें रेशियोज की डिस्कशन थी। एक सेकंड गाइस, एलएम ये वाली पीपीटी थी। यस यस, पीपीटी को ओके गाइस। एलएम ये वाली डाउनलोड हो गई, फाइनेंशियल रेशियो चलिए हो रही है, हो गई। Okay, इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड पीपीटी, डाउनलोड पीपीटी। ओके, ठीक है, हमारी पीपीटी डाउनलोड हो गई है, हम उसको देखते हैं। आई एम सॉरी फॉर द डिले गाइस। यस, ये वाली पीपीटी हम कल देख रहे थे जिसमें हमारा रेशियोज का जिक्र हो रखा था, तो हमें इसी को देखना है, राइट। एक मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए रेशियोज के लिए पीपीटी भी जनरेट करवाई है, तो हम इसको भी देख सकते हैं। डाउनलोड हो गई है, अगर इसमें डेटा ठीक है, नहीं तो मैंने अपनी पीडीएफ खोली हुई है, मैं उससे आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। मैं बस ट्राई कर रही थी कि मैं कोई एक ऐसी जगह पर सारा कंटेंट ले आऊं जो जरूरी है, तो इसलिए मैंने पीपीटीज भी जनरेट करवा दी उसकी। तो आई थिंक ये वाली पीपीटी वैसी ही है, तो हम इसको चेक करते हैं, इसको देखते हैं साथ में फ्रॉम करंट स्लाइड, ठीक है। हाउ इन्वेस्टर्स एंड एनालिस्ट यूज फाइनेंशियल रेशियोज टू एक्सरे अ बिजनेस, राइट। तो मैंने आपको वही बताया कि फाइनेंशियल मॉडलिंग क्या होता है कि हम प्रेजेंट के डेटा को एनालाइज करते हैं जिससे हम फ्यूचर का डेटा प्रिडिक्ट कर सके, राइट। तो जो लोग ये चीज करते हैं उनको इन्वेस्टमेंट बैंकर्स भी कहते हैं, राइट, एनालिस्ट भी कहते हैं, राइट। तो ये हम एनालिसिस करने वाले हैं अपनी रेशियोज का। आई होप यहाँ पे रेशियोज देनी शुरू कर दी है इन्होंने, राइट। तो ये अलग अलग टाइप की रेशियोज है। कुछ रेशियोज आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बताती हैं। प्रॉफिटेबिलिटी मतलब क्या हम एक्चुअली एंड में पैसा कमा रहे हैं, बना रहे हैं, क्या ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हम कोई चीज 150 रुपए के खरीद के उसको 125 रुपए का बेच रहे हो, है ना। कई बार क्या होता है, कई चीजों में ना हिडन एक्सपेंसेस भी होते हैं। हिडन एक्सपेंसेस का क्या मतलब है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जब मैं अपना स्टार्टअप करती थी तो मैं सदर बाजार जाती थी कुछ सामान को सोर्स करने के लिए, है ना। तो मैं क्या करती थी कि मैं अपनी कॉस्ट जो है वो रॉ मटेरियल की कॉस्ट को अपनी कॉस्ट बना लेती थी। बट तुम एक चीज समझो, मैं इस रूम में काम करती थी, इसी रूम में, मेरा कोई ऑफिस नहीं था। तो मैं लाइट के पैसे, इस रूम के रेंट के पैसे कुछ भी ऑन अकाउंट नहीं लेती थी। जबकि अगर मैं एक ऑफिस में काम कर रही होती तो ये सब भी मेरे खर्चे होते, राइट। मैं अपनी सैलरी को अकाउंट में नहीं लेती थी। इन सबको कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट।
तुमको इतना डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, बट तुम इस चीज को समझो कि क्योंकि मैं यहाँ काम कर रही थी इसलिए ही मेरा बिजनेस थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा पा रहा था। अगर मैं कोई जगह रेंट पे ले लेती, वहां का मैं रेंट पे करती, फिर वहां की मैं लाइटें पे करती, लाइटों का बिल, या मैं किसी को काम पे रखती, तो मेरा बिजनेस कभी सर्वाइव कर ही नहीं पाता, राइट। तो इससे मेरे को समझ आ गया कि मेरा बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबल क्यों नहीं है? क्योंकि मैं केवल अपने घर पे कर रही हूँ तो वो काम हो रहा है, वरना वो काम नहीं होगा, इसका मतलब वो काम बड़ा नहीं हो सकता, है ना। तो अपनी सैलरी को लोग अकाउंट में लेते हैं, ठीक है। लोग वहां के राइट, चाहे चाहे लोग अपने ही घर में रह रहे हो या अपने ही ऑफिस में रह रहे हो, लोग तब भी रेंट को अकाउंट लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें चीज चेक करनी है कि क्या हमारा बिजनेस मॉडल एक्चुअली भी सस्टेनेबल है, क्या हम उसको ग्रो कर सकते हैं। ग्रो तभी कर पाएंगे जब इन चीजों को अकाउंट में लेंगे, क्योंकि राइट किसी दिन घर छोटा पड़ जाएगा तो तुमको सही में ऑफिस लेना पड़ेगा। तो तुमने पहले से ही अगर ऐसा रेंट अलग कर करके रखा होगा, मतलब तुम्हारा बिजनेस ग्रो कर सकता है। अगर वो तब भी प्रॉफिट कमा रहा था, मतलब तुम्हारा बिजनेस ग्रो कर सकता है, राइट। अब मैं सदर जाती थी, सामान लाती थी, वापस आती थी, राइट। तो सदर जाने आने का खर्चा, अब मैं वहां जाती थी तो मेरे को काफी घंटे लग जाते थे, मेरे को भूख लग जाती थी, तो भूख लगने का खर्चा। तो ये सारे खर्चे अगर मैं ऐड करती तो शायद मेरा बिजनेस प्रॉफिटेबल ही ना होता। तो इनको हिडन एक्सपेंसेस कहते हैं, राइट। क्योंकि वहां पे खाने पीने का खर्चा मैं सोचती हूँ तो मेरा पर्सनल खर्चा है। पर्सनल खर्चा थोड़ी है, मैं तो बिजनेस के काम से गई थी, नहीं तो बिजनेस का खर्चा है, राइट। तो प्रॉफिटेबिलिटी होती है कि तुम सारे हिडन एक्सपेंसेस को भी रिकॉर्ड करो और चेक करो कि सही में एंड में प्रॉफिट बन रहा है कि नहीं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हम पढ़ेंगे, लिक्विडिटी रेशियोज हम पढ़ेंगे। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? बेसिकली कैश, कैश होना। कैश होना मतलब जो आपकी करंट लाइबिलिटीज हैं, जो आपकी इमीडिएट लाइबिलिटीज हैं, क्या उनको पे करने के लिए क्या मेरे पास आज की डेट में इनफ एसेट्स हैं, इनफ कैश है उनको आज की डेट में पे करने के लिए। क्या मेरी आज की लाइबिलिटीज मेरे आज के एसेट से ज्यादा तो नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि मेरे को 6 महीने में बिल पे करना है 50,000 रुपए का, और 6 महीने बाद मेरे पास कैश केवल 25,000 रुपए होगा, है ना। तो लिक्विडिटी इज बेसिकली फॉर करंट लाइबिलिटीज, कि करंट लाइबिलिटीज को पे करने जितना पैसा, जितने एसेट हमारे पास है कि नहीं, ठीक है। कैन बी सर्वाइव एंड पे आर इमीडिएट बिल्स, राइट, लेस देन 1 ईयर, ठीक है। लेवरेज रेशियोज, लेवरेज इज बेसिकली रिस्क। लेवरेज का एग्जैक्ट मतलब यहाँ पे रिस्क होता है, राइट। तो रिस्क किस चीज का होता है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ लाइन पढ़ो, आर वी कैरिंग टू मच डेट वेट, राइट। तो दो वो होते हैं, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं। क्या क्या सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं? या तो आप अपना खुद का पैसा लगाओगे या आप कर्जा लोगे, राइट। हम जो खुद का पैसा लगाते हैं उसको हमने टर्म पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कैपिटल, इक्विटी कैपिटल पढ़ा था ना मैंने, जब मैंने समझाया था कि मुकेश अंबानी अलग है और रिलायंस अलग है। जब मुकेश अंबानी रिलायंस को, तो हम उसको मालिक क्यों कहते हैं? क्योंकि उसी ने उस कंपनी की सॉर्ट ऑफ इनॉग्रेशन करी थी, राइट। उसका ही नाम है कि कंपनी इसने स्टार्ट करी है, राइट। बट फिर भी कंपनी, कंपनी अकॉर्डिंग टू रूल्स, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट ऑफ 2019, 2013 में केस, उसके रूल्स के अकॉर्डिंग कंपनी एक अलग पर्सन होती है, राइट। तो जब कंपनी जो एक अलग पर्सन है वो अपने इनॉग्रेटर से, अपने फाउंडर से पैसे उधार लेती है, तो उसको हम कैपिटल कहते हैं, वरना हम उसको डेट कहते हैं, डेट एज इन कर्जा, राइट। तो लेवरेज का क्या मतलब है? रिस्क। क्या, किस चीज का रिस्क? कि हम कितना डेट कैरी कर रहे हैं, हम कितना कर्जा कैरी कर रहे हैं, और कितना हम अपने ओनर का पैसा कैरी कर रहे हैं। तुम इस चीज को समझो, इस चीज को समझो कि तुम बैंक के पास जाते हो लोन लेने, तुम बैंक को कहते हो कि ये मेरा बिजनेस है, प्लीज इसके लिए लोन दे दो। बैंक कहेगा तूने अपना खुद का पैसा कितना लगाया है? बैंक ऐसा सवाल क्यों पूछता है? क्योंकि बैंक जानना चाहता है कि क्या तुम्हें अपने बिजनेस में विश्वास है, क्या तुमने अपना खुद का इन्वेस्टमेंट कर रखा है इस बिजनेस में। अगर तुम्हारा खुद का इन्वेस्टमेंट नहीं है इस बिजनेस में, मतलब तुम्हें अपने बिजनेस में विश्वास ही नहीं है, क्योंकि अगर ये बिजनेस डूब गया तो तुम्हारा पैसा तो जाएगा नहीं, ये तो केवल हमारा पैसा जाएगा, है ना। तो बैंक को देखना चाहिए कि तुम्हारा भी अपने बिजनेस में विश्वास होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि तुम एक काम करो, 1 रुपया लगाओ बिजनेस में, 1 रुपया, और हम 2 रुपया लगाएंगे, ऐसा, ऐसे रेशियोज चलते हैं, राइट। तो इसकी भी डेट टू इक्विटी रेशियो होती है, ठीक है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। राइट, शॉर्ट। आगे रिटर्न के बारे में क्या लिखा है? व्हाट इज द अल्टीमेट रिवॉर्ड फॉर द ओनर? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मुकेश अंबानी कहता है एंड ऑफ द डे कि मेरा बिजनेस है, समझ गया मैं, बट मेरे को तो इससे पैसा बनाना है, मेरे को बाकियों को नहीं खिलाना है, मेरे को खुद खाना है ना। तो वो कह रहा है कि मैंने अगर अपने बिजनेस में 1 रुपया लगाया है तो मेरे को वापस कितना मिल रहा है, राइट। रिटर्न ऑन इक्विटी कहते हैं इसको बेसिकली, वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि मैंने अगर अपने बिजनेस में 1 रुपया निकाला लगाया है तो क्या मेरे को 5 पैसा मिल रहा है, 10 पैसा मिल रहा है, 15 पैसा मिल रहा है, 20 पैसा मिल रहा है, कितना परसेंटेज रिटर्न मिल रहा है मेरे को अपनी इन्वेस्टमेंट पे। जैसे वो चाहेगा कि मैं कहीं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूं, मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं, इससे ज्यादा रिटर्न मिलेगा तभी मैं धंधा करूंगा, वरना मैं धंधा नहीं करूंगा।
मेक सेंस राइट? वो इतनी मेहनत भी करे और फिर उसको रिटर्न भी ना मिले, तो इससे अच्छा वो स्टॉक्स और शेयर्स और म्यूचुअल फंड में पैसे लगा ले, राइट? एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इज बेसिकली लाइक इट्स अबाउट द बिजनेस साइकिल, कि कितनी जल्दी सप्लायर से सप्लायर के पास पैसे जाते हैं, सप्लायर के पास पैसे जाते हैं, सप्लायर से सामान आता है, सामान का प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट मार्केट में बिकता है, मेरे पास पैसे वापस आते हैं। दिस इज कॉल्ड फुल कैश कन्वर्जन साइकिल, कि मेरे पैसे सप्लायर के पास गए, मेरे पास सप्लायर का सामान आया, आया आया तो मैंने उससे रॉ मटेरियल से अपनी मशीन में डाला, उससे प्रोडक्ट बनाया, मार्केट में गया तो मेरे को कैश, तो कैश से स्टार्ट किया और कैश पे वापस आ गए, कैश कन्वर्जन साइकिल। तो ये कितनी जल्दी होता है, क्योंकि सोचो अगर कैश कन्वर्जन साइकिल छोटा होगा, इसका मतलब आपका बिजनेस बहुत डिमांड में है ना, आपका प्रोडक्ट बहुत डिमांड में, फटाफट से उसका कैश मिल गया, राइट? एक हफ्ते में कैश आ गया, मतलब बिजनेस बहुत डिमांड में, एक एक महीना लग रहा है, 2 महीना लग रहा है, मतलब या तो आप कुछ बहुत बड़ा बड़ा प्रोड्यूस कर रहे हो जिसको लोग कम खरीदते हैं, या जो प्रोड्यूस कर रहे हो उसकी मार्केट में वैल्यू नहीं रह गई, राइट? तो एफिशिएंसी मतलब कितना जल्दी ये सर्कल कंप्लीट होता है। आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे रेशियोज को दिया हुआ है ढंग से, अच्छा इन्होंने अलग अलग करके दिया हुआ है काफी। ठीक है, हम इस पे आएंगे बाद में, हम इस पे रिवाइज करते हुए आएंगे। अभी मैं आपको अपने नोट से समझा देती हूँ रेशियोज, आपको तभी मजा आएगा, और साथ में लिख भी सकते हैं रेशियोज, ठीक है? हम एक नया डॉक्यूमेंट खोल लेते हैं जिसमें हम रेशियोज लिख भी लेंगे, ठीक है? पिछला वाला मैं कैंसिल कर दूं एक बार डॉक्यूमेंट, ठीक है? ये हमारा डॉक्यूमेंट है, इसको भी मैं कैंसिल कर दूं, ओके राइट। तो ये मैंने अपने नोट्स खोले हैं, आई होप ये सबको दिख रहे हो, यहाँ पे मैंने इनके थ्रू रेशियोज पढ़ी थी, ठीक है? और ये रेशियोज मैं खुद से नहीं पढ़ा रही हूँ, ये देखो, ये माय फाइनेंशियल मॉडलिंग का जो हमारा था, यहाँ पे देखो बैलेंस शीट वाली जगह में ये देखो ये सारी रेशियोज लिखी हुई है, राइट? तो हम इन्हीं रेशियोज को पढ़ेंगे अभी के लिए, और देख लूंगी मैं और भी कोई इंपॉर्टेंट होगी तो हम वो पढ़ लेंगे, राइट? तो यहाँ पे जो 1 2 3 4 5 रेशियोज दी हुई है, आज हम इनको पढ़ने वाले हैं अभी, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं, ओके। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले लिखा हुआ है लिक्विडिटी रेशियोज, राइट? लिक्विडिटी रेशियोज क्या होती हैं? जो अभी हमने पढ़ा था, लिक्विडिटी मतलब पैसा, राइट? कितना जल्दी हम अपने करंट लाइबिलिटीज का पेमेंट कर सकते हैं, बस कितना कैश है या करंट एसेट्स है अपनी करंट लाइबिलिटीज को पे करने के। These ratios are used to measure the capability of a company to pay its current liabilities, right? मैंने भी आप लोगों को यही टर्म सिखाया था, यहाँ पे हाईलाइट होता है ना, आई होप। Yes, perfect. ठीक है। The inability of a company to meet its short-term obligations. Short-term obligations क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि हमने पढ़ा था कि current liabilities जो होती हैं वो अंडर 1 year होती है, तो ये शॉर्ट टर्म होगी, राइट? में adversely impact its credit rating and prospects of borrowing additional funds in the future. तो यहाँ पे यही लिखा है कि अगर तुम शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन ही मीट नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा मार्केट में जो रेटिंग है वो गिर जाएगा, सब तुम पे थू थू करने लगेंगे, सबको पता चल जाएगा कि तुम शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन भी पे नहीं कर पा रहे हो, तो कोई तुमको आगे लोन नहीं देगा, राइट? The interpretation of short-term financial health of companies using liquidity ratios varies across industry. ठीक है, ओके। करंट रेशियोज के बारे में पढ़ते हैं। करंट रेशियो क्या है? करंट रेशियो इज बेसिकली करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। इसका क्या बखान होता है? ये हाईलाइट नहीं हुआ, हम्म, Z, जो हाईलाइट होना है वो नहीं हो रहा है, बाकी सब हाईलाइट हो रहा है, ओके। होएगा कैसे हाईलाइट? चलो छोड़ो, राइट? करंट रेशियो, दिस मेजर हेल्प्स assess the company's ability to meet its current liabilities, ठीक है? तो करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, कि अगर मेरे पास करंट एसेट्स क्या क्या होते थे आप एक बार याद करेंगे। करंट एसेट्स हमने पढ़ा था कि जो हमारी इन्वेंट्री है वो भी हमारा करंट एसेट होता है, हमारा प्रीपेड एक्सपेंस भी हमारा करंट एसेट होता है, राइट? तो एनी एसेट विच एक्सपायर्स इन अ टाइम पीरियड ऑफ 1 year, राइट? तो हम ये चीज मान के चलते हैं कि हमारी जो इन्वेंट्री प्रोड्यूस हो रखी है, हमारे पास जो हमारे बिजनेस में स्टॉक है हमारा, वो 1 साल में सेल आउट हो जाएगा, राइट? उससे कैश प्रोड्यूस हो जाएगा, राइट? प्रीपेड एक्सपेंस में मान के चलते हैं कि 1 साल का ही होगा, ज्यादा का होगा तो फिर हम उसको लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में भी डाल देंगे। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब जो खर्चा हमने अभी से कर दिया है और पूरा साल अभी हमें उसका बेनिफिट लेना बाकी है, उसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट अभी मिलना बाकी, राइट? तो anything which you think will expire in 1 year will convert to cash in 1 year is called current asset, right? तो हमारे पास कितना करंट एसेट है अपना, अपनी करंट लाइबिलिटीज की पेमेंट करने के लिए। करंट लाइबिलिटीज मतलब लाइबिलिटीज विच हैव टू बी पेड इन 1 year, ठीक है?
द आइडल रेशियो इज 2:1। ये एक्चुअली इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, इसमें मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती। 2:1 का क्या मतलब है कि अगर आपके पास 2 रुपए के एसेट हैं तो आपके पास 1 रुपए की ही लाइबिलिटी होनी चाहिए। ये एक आइडल रेशियो, राइट। तो अगर आपने बिजनेस में आपके पास 1 लाख रुपए के आपके करंट एसेट्स हैं तो करंट लाइबिलिटीज केवल 50,000 रुपए की होनी चाहिए। इस रेशियो को हम लिख लेंगे अलग से, लिख के ना एक्चुअली चीजें याद रहती है। तुम लोग भी इस चीज को प्रैक्टिस करो, क्योंकि मेरे को क्या फायदा है, मेरे को तो याद है, बट आई वांट यू गाइस टू रिमेंबर। करंट रेशियो, करंट एसेट्स। पता है, जब तुम पढ़ना शुरू करोगे ज्यादा इसको तो तुम सीए लिखने लगोगे। इसको हम भी सीए अपॉन सीएल लिखते हैं, अपॉन करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। इसकी आइडल रेशियो मैंने क्या बताया क्या होती है, 2:1। इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब है कि अगर किसी कंपनी की रेशियो 2:1 से कम है तो तुमको समझना चाहिए कि कंपनी की हालत थोड़ी सी खराब है, राइट। हो सकता है 2:1 ना हो किसी कंपनी की रेशियो, किसी की रेशियो हो 1.6667 अप इज टू 1। मतलब फॉर एवरी 1 रुपीज ऑफ डेट उसके पास केवल 1.6667 का एसेट, राइट। तो करंट रेशियो से आपको ये पता चलता है कि कंपनी की हालत और अच्छी है कि बुरी है, राइट। किसी की रेशियो 3:1 है तो आपको इसकी हालत काफी अच्छी है ना। जितना करंट एसेट इसके पास होना चाहिए उसके पास उससे भी ज्यादा है। बट किसी के मान लो 5:1 है तो आप फिर से कहोगे इसकी हालत खराब है। क्यों उसकी हालत खराब है, आप कहोगे इसने इतने ज्यादा पैसे एसेट में या कैश में क्यों होल्ड कर रखे हैं। इतने ज्यादा पैसे एसेट कैश में क्यों होल्ड कर रखे, कहीं इन्वेस्ट कर देता, कोई मशीन खरीद लेता, कोई स्टॉक से शेयर्स खरीद लेता। समझ रहे हो तुम। तो बहुत ज्यादा भी खराब है, बहुत कम भी खराब है, राइट। हमको देखने की जो हमारी आइडल रेशियो है उस इंडस्ट्री के हिसाब से भी देखना होता है, राइट। यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया हुआ है तो आप जिस भी इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं आप उसकी आइडल रेशियो चेक करते हैं। आइडल रेशियो कैसे चेक करते हैं कि बाकी सब प्लेयर्स का रेशियो क्या है, राइट। उससे आपको एक आइडल रेशियो आ जाता है। तो उससे बहुत कम भी खराब है, बहुत ज्यादा भी खराब है। बहुत कम क्यों खराब है, मतलब आप अपनी लाइबिलिटीज मीट करने में आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए बहुत कम खराब है। बहुत ज्यादा क्यों खराब है, बहुत ज्यादा खराब है इसका मतलब आपके पैसे ऐसे ही पड़े हैं। करंट एसेट में कैश भी आते हैं, राइट। तो आपके पैसे ऐसे ही पड़े हुए हैं या आपने किसी चीज का बहुत ज्यादा स्टॉक प्रोड्यूस कर दिया है, स्टॉक बिक ही नहीं रहा है। मैंने स्टॉक को लिख तो दिया करंट एसेट में, बट मेरा स्टॉक इतना ज्यादा है वो बिक ही नहीं रहा है, तो वो भी नुकसानदायक है, राइट। तो बहुत ज्यादा रेशियो भी एक रेड फ्लैग है और बहुत कम रेशियो भी एक रेड फ्लैग है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। आ जाओ। However, banks consider 1.33:1 to be appropriate. तो बैंक जब लोन देते हैं लोगों को तो 1.33:1 भी उनको चलता है। 1.33:1 का क्या मतलब है कि फॉर एवरी 1 रुपी ऑफ लाइबिलिटी तुम्हारे पास 1.33 रुपीज मिनिमम एसेट होना चाहिए, ठीक है। A low ratio, same चीज, a low ratio indicates problem in meeting short-term liabilities, but an extremely high ratio indicates over investment in current assets. Current asset आपके बहुत ज्यादा हैं, उनको कहीं इन्वेस्ट करो, इन्वेंट्री बिक नहीं रही तो बेचो, कैश बहुत ज्यादा है तो स्टॉक्स म्यूचुअल फंड्स कहीं पे भी लगाओ, राइट। विच आर एसेंशियली नॉन प्रोडक्टिव। नॉन प्रोडक्टिव मतलब इन पे कोई रिटर्न जनरेट नहीं होता, राइट। ओके, अगली रेशियो पढ़ते हैं। ये सारी हमारी लिक्विडिटी रेशियोज हैं, अपना हेडर को याद रखें, हमारा हेडर था लिक्विडिटी रेशियोज, राइट। उसके अंदर ही हमने पहली रेशियो पढ़ी है, अब हम दूसरी पढ़ने वाले हैं। बट इससे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने एक्सेल पे जाएंगे। एक्सेल पे जाएंगे, हमारी करंट एसेट्स वाली रेशियो थी, तो यहाँ पे हम करंट एसेट को कैलकुलेट करंट रेशियो कैलकुलेट करते हैं, राइट। करंट रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, राइट। तो हम ऊपर से जाएंगे टेबल से और पिक करेंगे रेशियोज को। कहाँ है हमारे करंट एसेट, ये रहे हमारे टोटल करंट एसेट, देखो लिखा हुआ है टोटल करंट एसेट, करंट एसेट, राइट। और फिर डिवाइड किससे करना है, करंट लाइबिलिटीज, टोटल करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। डिवाइड करो, ब्रैकेट डालो, एंटर। ओ या सॉरी, ओके, राइट। तो ये हमारी रेशियो आ गई, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी की रेशियो है, राइट। करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। अब ये रेशियो क्या है कंपनी की, 2.61। अच्छी है, बढ़िया है। अब इसको आगे एक्सटेंड कर देते हैं, तो इनकी रेशियो रफली सेम ही रही है। एंड दिस इज अ गुड रेशियो, राइट। ये बहुत ज्यादा नहीं है, 2 से हल्का सा ही ज्यादा है, तो चलेगा। इट्स अ ग्रेट कंपनी, बढ़िया। छोटा आगे चले, क्विक रेशियो। एक सेकंड पानी पिया हूँ गाइस, कोई डाउट हो किसी को तो चैट में लिख दे, बस 1 मिनट दे, मैं पानी पिया हूँ, मैं बॉटल लाना भूल गई। आई होप समझ आ रहे हैं यहाँ पे जो मैंने अभी तक समझाया, ठीक है।
सोनी आपकी पहली क्लास है, मुझसे लिटरली हर क्लास में हर कोई सेम ही डाउट पूछता है, मतलब क्लास पढ़ाने के अलावा मैं सारे डाउट के जवाब दे रही होती हूँ, फिर बाद में सर कहते हैं कि बच्चे कह रहे हैं उनको कुछ समझ नहीं आया। तो मेरे को नहीं पता आप लोग क्लास के टाइम सुन रहे होते हो कि नहीं, या आप यही सोचते रहते हो कि अटेंडेंस कैसे लगेगी, या फिर रिकॉर्डेड कहाँ से मिलेगा, या मैडम डांट रही हैं। रिकॉर्डिंग क्लास खत्म होने के बाद क्लास की चैट में आ जाती है, और यूट्यूब पे भी वीडियोस डलती हैं सारी, तो आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। स्क्रीन मेरी शेयर हो रखी है, राइट? ओके, हमारा करंट रेशियो हो गया। अगला हमारा रेशियो क्या है? क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का क्या मतलब है? क्विक रेशियो का ये मतलब है कि आप इस चीज को बहुत ध्यान से समझें कि करंट लाइबिलिटी जो होती है वो मेरे को पे करनी होती है, राइट? पे कब करनी होती है? हम इसको थोड़ा सा और शॉर्टन कर रहे हैं। हम कह रहे हैं करंट लाइबिलिटी वो होती है जो प्रॉब्लली हमको अगले 90 डेज में पे करनी हो, अगले 3 महीने में ही पे करनी हो, राइट? हम अपने बिजनेस को और उससे परख रहे हैं, और ऐसी बड़ी निगाहों से और प्रिसीजन से, है ना? जैसे सासू माँ देखती है ना बहू को, है ना, छोटे छोटे नुक्स निकालने के लिए, तो क्विक रेशियो हम और छोटा कर देते हैं उस रेशियो को, हम और ध्यान से देखते हैं उसको। हम क्या कहते हैं, मान लेते हैं कि हमारी करंट लाइबिलिटी का मतलब फिलहाल है कि अगले 3 महीने में सॉर्ट ऑफ कौन सी हमारी पेमेंट होनी है, ठीक है? तो हम क्या कहेंगे? हम 2-3 चीजें कहेंगे। करंट एसेट्स में क्या आता है? मैंने आपको बताया था, हमने आपको बताया था कि करंट एसेट्स जो हैं, डेटर्स वेटर देन, हाँ, हमने आपको क्या बताया था, करंट एसेट्स में क्या-क्या आता है? मान लीजिए आपका स्टॉक आता है करंट एसेट। तो स्टॉक जो है आपका, जो इतना आपने बिजनेस में स्टॉक इकट्ठा कर रखा है, देयर इज अ बिग बिग पॉसिबिलिटी कि वो 3 महीने में निकलेगा नहीं, राइट? देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी 3 महीने में निकलेगा नहीं, और एकदम से 3 महीने में जब आपके दरवाजे पे दस्तक दी जाएगी, दरवाजे पे दस्तक दी जाएगी कि ये हमें कैश दिया जाए, हम हमारे पैसे दिए जाएँ, तो क्या आप उनको अपने स्टॉक से पेमेंट करेंगे? आप उन्हें कहेंगे नहीं, नहीं मेरे पास कैश नहीं है, काम करो आप मेरे बिज़नेस की इन्वेंटरी ले लो। बहुत ही फनी सिनेरियो अपने दिमाग में सोचो। दिमाग में सोचो कि मैंने पैसे उधार पे, मैंने राम से जो है रॉ मटेरियल लिया। राम मेरा सप्लायर है, मैंने उससे रॉ मटेरियल लिया और मैंने उसको कहा कि मैं तेरे को 90 दिन में पेमेंट करती हूँ। राम आया 90 दिन बाद। मैंने उसको कहा यार राम, मेरा ना एक्चुअली स्टॉक बिका नहीं है, एक काम कर तू मेरा स्टॉक रख ले। वो कहेगा तेरे को ही मैंने रॉ मटेरियल दिया था स्टॉक का, तू मेरे को फिनिश प्रोडक्ट बेच रही है, तेरा दिमाग खराब है, राइट? तो तुम अपने डेटर्स को, मतलब सॉरी अपने क्रेडिटर्स को, सॉरी, तुम अपने क्रेडिटर्स को एज इन जिसको तुमको पैसे देने हैं, तुम उनको स्टॉक से पेमेंट नहीं कर सकते, राइट? तो हम इसमें क्विक रेशियो में पहली बात तो स्टॉक को हटाते हैं, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि स्टॉक को निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा और स्टॉक से हम पेमेंट नहीं कर सकते उनको, राइट? तो स्टॉक का अमाउंट हमने करंट एसेट में लिख क्यों रखा है? हमें तो बेसिकली देखना है ना कि हम अपनी करंट लाइबिलिटीज को पे कैसे कर सकते हैं। तो स्टॉक से तो हम अपनी करंट लाइबिलिटीज को पे नहीं करोगे, राइट? समथिंग एल्स, तुम्हारा प्रीपेड एक्सपेंस। अगर मैंने पूरे महीने का, या सॉरी पूरे साल का मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम दे दिया अभी, अपने कंपनी की बात कर रही हूँ, कंपनी की भी इंश्योरेंस होती है ना कि बाई चांस कोई फैक्ट्री गोडाउन में आग वगैरह ना लग जाए। अगर मैंने पूरे साल का इंश्योरेंस प्रीमियम अभी दे दिया तो मैं उसको एज अ प्रीपेड एक्सपेंस रखूंगी। प्रीपेड एक्सपेंस क्यों रखूंगी? क्योंकि अभी इसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना है, राइट? अभी पूरे साल इस इंश्योरेंस का यूज होना है, राइट? बट क्या इसको मैं अपने एसेट्स में लिखती हूँ तो क्या इसको अभी एसेट में मेरे रहना चाहिए? तुम सोचो, राम मेरे पास आएगा कि मेरे को पैसे दे दो, तो मैं क्या कहूंगी इसको, एक काम कर तू मेरी इंश्योरेंस ले ले। कोई लॉजिक है इस बात का? नहीं। तो इसको भी हम माइनस कर देते हैं क्विक रेशियो। और एक चीज हम और माइनस करते हैं, जो हमारे डेटर्स हैं मतलब जिन्हें हमने उधार दे रखा है, राइट? तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि राम मेरे पास है तो मैं राम को कहूँ कि तू एक काम कर शाम को ले जा, शाम मेरा डेटर है। यहाँ पे मैं लोग थोड़ी बेच रही हूँ बैठ के, है ना? तो यहाँ पे डेटर्स जो ग्रेटर देन 90 डेज, हम उनको माइनस कर देते हैं। ग्रेटर देन 90 डेज क्यों? क्योंकि मैं कह रही हूँ यहाँ पे रेशियो को और तीव्रता से देख रहे हैं, हम और ध्यान से देख रहे हैं कि अगर किसी को हमने 90 दिन में पेमेंट करनी है तो क्या उसके लिए हमारे पास पैसे हैं? तो उसके लिए हम 3 चीजें माइनस करते हैं। कौन सी 3 चीजें? एक, हम अपना स्टॉक माइनस कर देते हैं, क्योंकि मान के चलते हैं कि हमारा जो स्टॉक है, हमारा इन्वेंट्री है, उसको निकलने में 3 महीने से हो सकता है ज्यादा लगे, और हम उसके थ्रू अपने अपने सप्लायर को पेमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, हम अपने प्रीपेड एक्सपेंस माइनस कर देते हैं, क्योंकि हम अपने प्रीपेड एक्सपेंस, जैसे अगर मैंने पूरे साल का इंश्योरेंस का पेमेंट कर दिया, कि अपने प्रीपेड एक्सपेंस के थ्रू मैं अपने सप्लायर को पे कर पाऊंगी कि ले मेरी इंश्योरेंस ले जा तू, है ना, जब पैसे आएंगे पैसे दे दूंगी, तब मेरे को इंश्योरेंस वापस कर देना। क्या लॉजिक है ना? और हमारे डेटर्स, हमारे कर्जदार जो हमें 90 दिन के बाद पेमेंट करेंगे, हम उन्हें भी माइनस कर देते हैं, क्योंकि हमें मान के चल रहे हैं कि अभी हम थोड़ा और तीव्रता से देख रहे हैं रेशियो को, तो हमें 90 दिन में हमारे पास कितना कैश आता है हमको वो चेक कर। ठीक है? तो ऐसा तो होगा नहीं कि आपको कोई डेटर है जो ऐसा आपको 4 महीने बाद पेमेंट करेगा, तो आप राम को कहोगे ले इसको ले जा, 1 महीने बाद ये तेरे को पैसे देगा तो इसको छोड़ दियो। नो सेंस।
राइट। तो क्विक रेशियो यही होता है, पढ़ेंगे इसको क्या लिखा हुआ है, ऑल्सो नोन एज द लिक्विडिटी और एसिड टेस्ट रेशियो। द क्विक रेशियो इज मोर कंजर्वेटिव, मोर कंजर्वेटिव मतलब, और जैसे जो सास ज्यादा कंजर्वेटिव होती है, बहुत ज्यादा ध्यान से देखती है, राइट, मोर कंजर्वेटिव देन द करंट रेशियो एज इट ओनली टेक्स इनटू कंसिडरेशन द हाईली लिक्विड, हाईली लिक्विड मतलब जो बहुत जल्दी लिक्विड होने वाले, राइट, current assets and thus provides a better measure to assess the short term liquidity position of a company। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि टोटल एसेट्स में से, करंट एसेट्स में से आपने इन्वेंट्री माइनस करी, इन्वेंट्री एज इन आपका स्टॉक माइनस करा, प्रीपेड एक्सपेंसेस और डेटर्स माइनस करे जो ग्रेटर देन 90 डेज के लिए। द आइडल रेशियो इज 1:1। अगेन ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी कर सकता है, इन्होंने एक बहुत ही बेसिक आइडल रेशियो। It tests the firm's ability to repay its current liabilities in a short period of time, say 2 to 3 months. I hope कोई डाउट नहीं है। Inventory is an asset that might be difficult to monetize in 2 to 3 months, hence not included in the calculation. Sort। अब हम यहाँ पे जाते हैं, हम यहाँ पे क्विक रेशियो जो है, क्विक एसेट्स यहाँ पे अलग से तो नहीं बने हुए, राइट। ओके, लेट मी सी करंट एसेट्स में क्या क्या आ रहा है, हम वो देखते हैं। करंट एसेट्स में टोटल अदर एसेट्स है, तो करंट एसेट्स है, ये रहा है करंट एसेट्स है। देखो करंट एसेट्स में यहाँ पे इन्वेंट्री भी दे रखी है ना, तो हमें इन्वेंट्री तो नहीं चाहिए, राइट, हमको तो सिर्फ कैश एंड कैश रिसीवेबल्स चाहिए और अकाउंट्स रिसीवेबल्स चाहिए। अकाउंट रिसीवेबल्स में एक्चुअली लिखा नहीं हुआ है कि ये ग्रेटर देन 90 डेज है, लेस देन 90 डेज है, तो हम ये मान लेते हैं, हम ये मान लेते हैं कि ये सारे लेस देन 90 डेज है, ठीक है, क्योंकि हमको लिखा नहीं हुआ, सारे पैसे जो है 90 डेज के पहले पहले हमको मिल जाएंगे, मैं मान के चलते हैं, ठीक है। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, सॉरी, क्विक एसेट्स, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ये फॉर्मूला था। क्विक एसेट्स कहते हैं इसको, क्विक रेशियो ना, तो इसको हम क्विक एसेट्स भी कहते हैं, ये वाले जो होते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम आते हैं, हम इस रेशियो का एक्सरसाइज करते हैं यहाँ पे, क्विक रेशियो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम बेसिकली ऐड करते हैं पहले उनको, उन दोनों को, किन दोनों को ऐड करते हैं, करंट एसेट्स है ना, तो हम इसमें इसको और इसको ऐड करेंगे, ठीक है, और फिर हम इसको डिवाइड किससे करेंगे, करंट लायबिलिटी से। बेस हमारा सेम रहता है, डिनोमिनेटर हमारा चेंज नहीं होता है, ठीक है, और फिर हम उसके बाद एंटर कर देंगे। मुझे रेशियो नहीं आई, अच्छा ऐसे नहीं आ रही है क्या, आ, ऐसे क्यों हो रहा है, ये वाला रेशियो है C10, इसमें दिस, ओहो इसके कोई अमाउंट, ओके वेट, इक्वल टू क्या है, दिस, फिर हमारा आएगा प्लस, फिर आएगा ये, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे क्या अमाउंट आ गया, हमारा ये अमाउंट आ गया। अब इसको हमको डिवाइड करना है हमारा करंट लाइबिलिटीज से, तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे फ्रॉम टोटल करंट लाइबिलिटीज। ये फॉर्मूला वर्क क्यों नहीं कर रहा है, एंटर, ओ भाई ये फॉर्मूला वर्क नहीं कर रहा है, ओके वेट, यहाँ पे एक काम करते हैं, सिंस ये फॉर्मूला वर्क नहीं कर रहा है, हम यहाँ पे एक और कॉलम क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम करते हैं इंसर्ट, इंसर्ट गलत जगह कर दिया, Ctrl+Z, यहाँ पर, यहाँ हम करते हैं इंसर्ट, इंसर्ट, तो हमने यहाँ पे इंसर्ट करा, तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, हम लिख देते हैं यहाँ पे क्विक एसेट्स, क्या लिख देते हैं यहाँ पे, क्विक एसेट्स। हमने यहाँ पे क्विक एसेट्स लिखा, तो क्विक एसेट्स में हम इन दोनों का सम यहीं पे कर देते हैं, ठीक है, इक्वल टू दिस प्लस दिस, एंटर, ठीक है। इसको हम आगे एक्सटेंड कर देते हैं, राइट। आई होप इसका टोटल चेंज नहीं हुआ है, हो गया क्या, ओ इन्होंने सब ऐड कर दिया इसमें, नहीं नहीं नहीं, ये भी गलत हो गया, फिर इसको ठीक करना पड़ेगा, इक्वल टू सम, सम का फॉर्मूला गलत लगा हुआ है यहाँ पे, C7 टू C10 नहीं है, C7 है, C8 है और ये C10 है, C7 C8 कॉमा C10, ठीक है, इसको हम ठीक कर देते हैं, एंटर, ठीक, ये गलत नहीं होना चाहिए, परफेक्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पे क्विक एसेट्स का अभी नया फॉर्मूला क्रिएट कर दिया, ठीक है। क्विक एसेट्स आपको याद रखें कि मैंने करा यहाँ पे अभी क्रिएट, तो ये हमने क्विक एसेट्स कर दिया क्रिएट। तो अब हमें यहाँ पे क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज करना है, तो इक्वल टू क्विक एसेट्स कहाँ क्रिएट करते हैं, ये वाले, राइट, डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज,
तो ये देख रहे हैं आपके, अगर आप एक्सेल के साथ खेलते रहेंगे तो आपको अपने आप समझ आएगा कि क्या वर्क कर रहा है क्या नहीं, एंड यू कैन क्रिएट फॉर्मूलाज लाइक दिस। हमने क्या पढ़ा था, इसका आइडियल रेशियो क्या है, इसका आइडियल रेशियो है 1:1 और यहाँ पे 1.2 है, 1.21 है, 1.22 है, मतलब ये सब आइडियल रेशियो के आसपास है। ये कंपनी बहुत बढ़िया चल रही है, कोई इशू नहीं कंपनी में, ठीक है। आगे हम कैश रेशियो के बारे में पढ़ते हैं। कैश रेशियो इज लाइक इवन मोर स्क्रूटिनाइज्ड, इवन मोर छोटा, इवन मोर, ध्यान से देखना, आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कैश रेशियो। कैश रेशियो मतलब कंपनी में कितना कैश है टू पे आर करंट लाइबिलिटीज, आज की डेट कंपनी में कितना कैश है टू पे आज की हमारी करंट लाइबिलिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज मतलब कैश ही होता है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज का मतलब कैश ही होता है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज मतलब आपके स्टॉक्स, स्टॉक्स को आप जैसे ही पेमेंट वहां पे कमांड आते हैं ना सेल के लिए, तो एक दिन या मैक्सिमम 2 दिन के अंदर अंदर आपके पास कैश आ जाता है, तो वो भी बहुत इमीडिएट होता है, राइट। तो हम इसमें कैश और मार्केटेबल सिक्योरिटीज दोनों को देखते हैं और डिवाइड बाय हमारा बेस सेम ही रहता है। इसको रीड कर लेते हैं। इट इज ऑल्सो रेफर टू एज एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो। क्यों एब्सोल्यूट लिक्विडिटी, मतलब हमारे हाथ में ही है भाई, ये तो हमारे हाथ में ही अमाउंट है कि आज हमारे घर में कोई आता है और कहता है कि हमको पैसे दो, हम उसको कहेंगे मैं बस एक दिन का टाइम दे और हम तेरे को पैसे दे देंगे। एब्सोल्यूट लिक्विडिटी जिसमें हम 24 घंटे में पेमेंट कर सकते हैं, राइट, एंड इज यूज्ड टू मेजर द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द कंपनी इन अ स्टेट ऑफ क्राइसिस। एकदम से बुरी हालत हो जाए कंपनी की, तो कंपनी के पास कितना पैसा है ऑफर करने को। It is the most conservative measure of assessing the liquidity position. Unlike the current and quick ratios, it measures a company's ability to pay off its current liabilities with highly marketable short-term securities and cash and bank balances. Right? तो यहाँ पे cash and bank balance, marketable securities upon current liabilities. अच्छा हमने यहाँ पे फॉर्मूले नहीं लिखे थे, हमने करंट रेशियो का ही लिखा था, इसके बाद हम क्विक रेशियो का लिख देते हैं। क्विक रेशियो इसका हमने पढ़ा था बेसिकली क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज होता है, बट फिर भी हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे करंट एसेट्स, सीए इज करंट एसेट्स माइनस प्रीपेड एक्सपेंस माइनस क्या चीज थी, और प्रीपेड एक्सपेंस के अलावा हमारा इन्वेंटरी और हमारा डेटर्स विच आर ग्रेटर देन 90 डेज, ठीक है, अपॉन में सीएल विच इज करंट लाइबिलिटीज। अभी हमने क्या पढ़ा, कैश रेशियो। कैश रेशियो इज बेसिकली कैश प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज मैंने आपको बता दिया जिसमें मैक्सिमम एक दिन के अंदर अंदर टाइप पैसा मिल जाए आपको उसको बेच के। मार्केटेबल मार्केट में जो बिक जाए, अपॉन बेस सेम रहता है सब में करंट लाइबिलिटीज, राइट, ये याद रखें सब में बेस सेम है, तो आपको बेस को अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, राइट। आओ अपने एक्सेल में जाते हैं और इसको चेक करते हैं कैश रेशियो। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारा कैश कहाँ है, कैश कैश कैश, हमारे एसेट्स हैं, हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज नहीं दे रखी है, सिर्फ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे रखा है। अगर मैंने किसी और कंपनी के स्टॉक्स खरीदे हुए हैं तो मैं उनको भी यहाँ पे लिख सकती हूँ। जैसे मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे इंसर्ट करके दिखा देती हूँ कि अगर मेरी कंपनी एपेक्स सॉल्यूशंस है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे खरीदे हुए शेयर, यहाँ पे मैंने खरीदे हुए शेयर्स। अच्छा ये हेडर क्यों बन के आ रहा है, आहा, इसको गोल्डन नहीं करते हैं, राइट। तो हमारा क्या है यहाँ पे, नीचे कर देते हैं, तो ये तो कंफ्यूज ही हो जाएगा, रुको, कर देते हैं डिलीट, राइट, ओके। हमारा ये वाला आया, तो हम यहाँ पे क्या कह देते हैं, हमारा क्या आ गया, मैंने शेयर्स खरीद लिए रिलायंस के और एमआरएफ के, मेरे पास शेयर्स पड़े हुए, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। मेरे पास रिलायंस और एमआरएफ के शेयर पड़े हुए हैं, तो ये मैं आज ही बेचने पे लगाऊंगी, तो हमारी T+1 डे की सेटलमेंट होती है, मतलब जब भी हमने बेचा उसी दिन वो बिक गया। यूजुअली ऐसे शेयर्स बिक जाते हैं मार्केट में, तो एक दिन के अंदर अंदर मेरे अकाउंट में पैसे आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2000, यहाँ मैंने लिख दिया 4000, यहाँ मैंने लिख दिया 5000, राइट। हमारे टोटल करंट एसेट भी बढ़ जाएंगे इनफैक्ट इससे, तो हम वो भी कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे हमने सम में भी बढ़ा दिया उसको, सम में हमने क्या कर दिया, C11 के अलावा हमारा C10 भी आ गया, राइट। तो यहाँ पे हम C10 भी लिख सकते हैं, C10 ब्रैकेट, ठीक है, एंटर, हमारा C10 भी आ गया। क्विक एसेट्स, आप इस चीज को समझे कि ये क्विक एसेट्स में भी आएगा, अगर ये कैश में आ रहा है तो क्विक एसेट्स में तो आएगा ही, डेफिनेटली आएगा, राइट। तो क्विक एसेट्स में भी हम इसको लिख सकते हैं। टेक्निकली क्विक एसेट्स के नीचे होने चाहिए थे, बट ठीक है, थोड़ा मिसशैप हो गया, इसमें ये भी आएगा, ठीक है, एंटर। क्विक एसेट्स, इसको आगे खींच देंगे, इसको आगे खींच देंगे, ठीक है। तो अभी हम वैसे क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे कैश वाला, कैश रेशियो। कैश रेशियो में मैंने क्या कहा था, क्या आएगा हमारा, आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आएगा, और हमारा जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज है वो आएगा, राइट। तो इसके लिए हमको फिर से अलग से एक वो क्रिएट करना पड़ेगा, या नीचे जाके कॉलम,
हम यहाँ नीचे ही क्रिएट कर लेते हैं। क्या हम कॉलम क्रिएट करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारा वो क्या आएगा ऊपर, राइट। तो हम यहाँ लिखेंगे कैश एंड शेयर्स। अब यहाँ पर हम उसका टोटल लिख देते हैं। कैश एंड शेयर्स का टोटल क्या है, इक्वल टू कैश प्लस शेयर्स, एंटर। ओके, कैश एंड शेयर्स का टोटल आ गया, इसको एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम रेशियो लिखते हैं। हमारी क्विक रेशियो हमने लिख दी थी, करंट रेशियो हो गई थी, क्विक रेशियो हो गई थी हमारी कैश रेशियो, राइट। तो हमारा न्यूमरेटर क्या आएगा, न्यूमरेटर हमारा ये वाला आएगा, और हमारा डिनोमिनेटर क्या आएगा, हमारा डिनोमिनेटर सेम रहेगा, करंट लायबिलिटीज वाला। ठीक है, एंटर। 1.45, और हमारी देखो क्विक रेशियो भी बढ़ गई। क्विक रेशियो क्यों बढ़ गई हमारी, क्योंकि हमने अभी जो है इसमें और चीजें ऐड करी है, शेयर्स ऐड करनी है इसमें, है ना। तो ये हो गई। हो सकता है कंपनी के पास मार्केटेबल सिक्योरिटीज ना हो, सिर्फ कैश हो, तब आप ऊपर कैश लिखेंगे और नीचे करंट लायबिलिटीज लिख देंगे। ठीक है, इसकी रेशियो भी वेल अबव, देख रहे हो आप, 1 है कि 2 है, तो ये कंपनी बहुत लिक्विड है। फॉर एवरी फॉर एवरी 1 रुपीज ऑफ लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटीज, कंपनी के पास 1.45 रुपीज कैश है, 2.14 रुपीज कैश प्लस शेयर्स है, मतलब, एंड 2.32 रुपीज कैश प्लस शेयर्स है। तो इस कंपनी की हालत बहुत अच्छी। ठीक है, ये हमारा होगा करंट रेशियो। आगे चलते हैं। आगे हमें 2 रेशियोज और पढ़ने हैं शायद, यहाँ पे लेवरेज रेशियो पढ़ना है और आरओई पढ़ना है। ठीक है, आज लेवरेज और आरओई पढ़ते हैं। इसमें बहुत सारी रेशियोज है ना। तो मैं बेसिकली वही रेशियोज अभी मैं दिखा रही हूँ जो अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्यूमेंट हमारे लिए मैटर करती है, तो हम वही पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारी डेट इक्विटी रेशियो हो गई। डेट इक्विटी है ना हमारी यहाँ पे, लेट मी सी, आपकी ये डेट टू इक्विटी रेशियो है। ठीक है, ओके। तो ये हमारी सॉल्वेंसी रेशियोज है, लेवरेज रेशियोज हो गई, एक ही बात है। सॉल्वेंसी मतलब कंपनी कितने पानी में, कंपनी कितनी सॉल्वेंट है, कितना उस पर डेट है विजावी उस पर कितना अपने मालिक के पैसे, राइट। These ratios are used to measure the capability of a company's cash flow to sustain long-term and financial health of company by meeting its long-term debt obligations, right? यहाँ पर लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस की बात आ गई, क्योंकि जब यहाँ पे हम डेट कहते हैं तो डेट का मतलब यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म होता है, और जो मालिक का पैसा तो लॉन्ग टर्म ही होता है। क्या मालिक अपनी कंपनी से पैसे निकालता है, बहुत रेयर सर्कमस्टांसेस में। अगर मालिक एक बार अपनी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर दे तो वो पैसे कंपनी में ही रहते हैं। तो यहाँ पे डेट भी लॉन्ग टर्म है और यहाँ पे इक्विटी भी लॉन्ग टर्म ही है। ठीक है, they are also referred to as leverage, देखो मैंने कहा था इनको leverage भी कहते हैं, right, and long term debt ratios, these highlight the relative amount of debt in a company's capital structure, specifies the adequacy of earnings and cash flow। ठीक है, जरूरत नहीं इसको पढ़ने की, आ जाओ। अब डेट टू इक्विटी रेशियो पढ़ते हैं। यहाँ पे जैसे तुमको कहा था मैंने, टोटल डेट जो होता है कंपनी में, और नीचे जो कंपनी के मालिकों का पैसा होता है। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें बेसिकली पता चलता है कि अगर कंपनी ने मान लो 2 रुपए लोन लिया है, तो उसके अगेंस्ट कंपनी में मालिक ने अपने खुद के कितने पैसे लगाए। हो सकता है कंपनी में मालिक ने सिर्फ 1 रुपए लगाया हो और 2 रुपए लोन ले रखा हो, राइट। तो अब ये भी डिपेंड करती है रेशियोज कि आपकी इंडस्ट्री में क्या रेशियो चलता है। हो सकता है सब लोग यही करते हो कि 2 रुपए जो है डेट लेते हैं और 1 रुपए अपने लगाते हो, राइट। होम लोन में भी ऐसे ही होता है, आई थिंक, कि आपको अपना जो होता है ऐसा 25% लगाना होता है, 20% लगाना होता है, 75% बैंक देता है। तो अगर ये रेशियोज एक्सेप्टेबल है तो बहुत अच्छी बात है, राइट। तो हो सकता है कि किसी ने अपने बहुत ज्यादा पैसे लगा दिए है ना, तो तुम्हें दिखेगा कि उसका अपनी कंपनी में बहुत विश्वास है। तो क्या, जैसे नायिका करके कंपनी जो है, नायिका की जो फाउंडर है फाल्गुनी नैयर, उन्होंने क्या करा था, थोड़ा टाइम पहले अपनी कंपनी के और भी शेयर्स खरीद लिए थे। तो लोगों को क्या लगा था कि भाई साहब इसकी कंपनी तो बहुत ऊपर जाने वाली है। क्यों, क्योंकि ये अपने पैसे लगाई जा रही है, इसका अपनी कंपनी में बहुत विश्वास है। बहुत विश्वास है मतलब इसने देखा होगा कि मेरी रेशियोज बहुत अच्छी चल रही हैं, इसलिए वो अपनी कंपनी के शेयर्स बाय कर रही है। तुम समझ रहे हो, उसको तो सारी इंफॉर्मेशन की नॉलेज है अपनी कंपनी की, है ना। तो वो चेक करती रहती है। अगर उसने देखा कि इसकी कंपनी बहुत अच्छी चल रही है, इसको बहुत मुनाफा होगा कंपनी को भी फ्यूचर में चल के, उसने फाइनेंशियल मॉडलिंग में देखा, तो फटाफट से वो अपनी कंपनी के बहुत सारे शेयर खरीद रही है, राइट। तो ये बहुत अच्छा साइन होता है कि अगर आपकी जो शेयर होल्डर्स इक्विटी है कंपनी में, वो डेट की रेशियो में अच्छी हो, राइट। बट अगर ऐसा हो कि बैंक ने आपकी कंपनी में 5 रुपए लगा रखे हैं और आपने अपनी कंपनी में सिर्फ 1 रुपए लगा रखा है, तो ये बहुत चिंताजनक बात है। क्यों, क्योंकि ऐसा है कि अगर कंपनी डूब गई तो बैंक के 5 रुपए डूबेंगे और आपका केवल 1 रुपए डूबेगा। तो बैंक ये सब रेशियोज देखते हैं आपको पैसे देते हुए कि आपका अपनी कंपनी में कितना विश्वास है, और इस हिसाब से वो भी आपकी कंपनी पे विश्वास करते हैं। ठीक है, इट इज कैलकुलेटेड टू असेस अ कंपनीज, ये हमने पढ़ा तो नहीं था ना, लेवरेज बाय डिवाइडिंग द कंपनीज टोटल डेट बाय टोटल शेयर होल्डर इक्विटी। It helps in measuring the degree to which a company is financing its operations। हाँ, तो मतलब बेसिकली कंपनी अपने बिजनेस ऑपरेशंस चलाने के लिए कितना अपना पैसा लगा रही है और कितना उसको लोन लेना।
ठीक है। शेयर होल्डर्स इक्विटी, ठीक है ठीक है, ये चीज देखने की जरूरत नहीं है तुमको। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कुछ हुआ? सबको मेरी शक्ल दिख रही है राइट? क्लास चल रही है, आवाज आई थी मेरे को भी। आई होप कुछ हुआ नहीं है, सबको भी समझ आ रहा है क्या हो रहा है। एनी डाउट एनीबॉडी? नथिंग। आई विल कंटिन्यू, कोई डाउट हो तो चैट में प्लीज लिख दिया करिए। Okay. A high debt to equity ratio here means a high risk for creditors. High risk for creditors कब होता है? जब आपका डेट जो है वो काफी ज्यादा है और आपकी इक्विटी काफी कम है। आप समझिए रेशियो हाई कब होगी? रेशियो हाई तब होगी जब हमारा न्यूमरेटर बहुत ज्यादा होगा और हमारा डिनोमिनेटर छोटा होगा, राइट? तो हाई रेशियो जो है वो क्रेडिटर्स के लिए बहुत रिस्की है कि इस कंपनी में डेट बहुत ज्यादा है और ओनर्स के पैसे बहुत कम है। ठीक है। लो रेशियो ऑन द अदर हैंड इंडिकेट्स अ वाइडर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मैंने कहा था ना कि बैंक खुश होगा। बैंक कब खुश होगा? कि आपका नीचे का डिनोमिनेटर बड़ा है और ऊपर छोटा है, राइट? अगर नीचे जो है, अगर आप शेयर होल्डर्स इक्विटी में 3 रुपए लगा रहे हो और फिर आप बैंक से उस टाइम 5 रुपए ले रहे हो, तो वो खुश होगा। वो कहेगा कि इसके 5, मेरे 3-5 रुपए डूबेंगे तो इसके भी 3 रुपए डूबेंगे, है ना? विजा भी अगर नीचे सिर्फ 1 रुपया हो, तुम समझ रहे हो? तो नीचे जितना बड़ा होता जाएगा कंपेयर टू अबव, बैंक्स खुश होंगे, आपके क्रेडिटर्स खुश होंगे, राइट? उनको टेंशन कम होएगा। The debt to equity ratio is an indicator of firm's financial leverage. Higher debt accentuates the problem during period of falling profits as interest is a fixed expense. तो यहाँ पे ये लिखा है कि अगर आपकी कंपनी में बहुत ज्यादा डेट है तो ये चीज टेंशन की बात है। क्यों टेंशन की बात है? कि बाय चांस कोविड टाइम जैसा कोई टाइम आया, है ना, कुछ ऐसा हड़ताल वगैरह हो गई, आपको प्रोटेस्ट वगैरह हो गए, तो हो सकता है कि आपकी कंपनी का प्रॉफिट गिर जाए, है ना? हो सकता है आपकी कंपनी का प्रॉफिट गिर जाए, बट आपको आपके डेट पर इंटरेस्ट तो देना है ही। जो आपने कर्ज लिया है आपको उस पे ब्याज तो देना है ही, है ना? तो इससे क्या होगा? इससे बाकी कंपनी में लॉस होने लगेगा, राइट? बाकी जगह जहां पैसे लगा सकते थे आप वहां नहीं लगा पाएंगे। तो जितना ज्यादा कर्ज होएगा उतना इंटरेस्ट कवरेज, उसका इंटरेस्ट हमको ज्यादा देना पड़ेगा। और अगर हमारे प्रॉफिट्स वगैरह गिरने लग गए, कुछ कोविड जैसा सिचुएशन आ गया, कोई वर्कर्स प्रोटेस्ट पे चले गए, तो कंपनी की हालत बहुत बुरी हो सकती है, राइट? तो इस रेशियो से हमको ये भी पता चलता है कि कंपनी की हालत कैसी है, कैसी हो सकती है, राइट? आई होप इसमें कोई डाउट ना हो। इन रेशियोज के थ्रू ही आप स्कैन करते हैं कि कंपनी जो है उसकी आज क्या हालत थी, पिछले साल क्या हालत थी, उससे पिछले क्या साल हालत थी, और कंपनी किस तरफ बढ़ रही है ना? हो सकता है कोई कंपनी से वो अपना डेट कम कर रही हो, आप धीरे धीरे देख रहे हो तो आप समझ रहे हो कि ये कंपनी डेट फ्री होने को या कम डेट होने को बढ़ रही है ना? लोगों का इसमें विश्वास बढ़ रहा है, राइट? ऑन दी अदर हैंड कोई कंपनी अगर अपना डेट बढ़ा रही है तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि वो अपने पैसे लेके भागने वाला इंसान, क्योंकि उसने डेट बढ़ा दी और अपनी इक्विटी कम कर दी है। विजय माल्या होने वाला है वो इंसान, ठीक है? तो यही होती है हमारी डेट टू इक्विटी रेशियो, टोटल डेट अपॉन टोटल इक्विटी। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले एक बार फॉर्मूले को यहाँ पे लिख लेंगे फटाफट से। जो नाम है वही रेशियो है, नाम में ही डेट टू इक्विटी लिखा है तो इसमें आपको कुछ याद करने की भी जरूरत नहीं है। इसमें क्या आता है? टोटल डेट मतलब हमारा करंट प्लस नॉन करंट, करंट लाइबिलिटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी दोनों आ जाती है, राइट? और इसको डिवाइड करते हैं टोटल इक्विटी से। सॉरी गाइस, टोटल डेट अपॉन टोटल हमारी इक्विटी कंपनी की। ठीक है, अब इक्विटी में यहाँ पे प्रेफरेंस भी आती है और फिर यहाँ पे नॉर्मल भी आती है। आई होप इतना आपको डिटेल में अभी मेरे को लग नहीं रहा है समझाने की जरूरत है। कहाँ है हमारी इक्विटी कंपनी की? करंट एसेट, फिक्स एसेट, अदर एसेट, टोटल एसेट। यस, यहाँ पे हमारी इक्विटी आ गई। शेयर होल्डर्स इक्विटी, डेफिसिट, अच्छा डेफिसिट में हमारी इक्विटी नहीं, ठीक है, ओके, हाँ, तो यहाँ पे हमारी टोटल इक्विटी आ गई, शेयर होल्डर्स इक्विटी लिखा हुआ है और हमारा टोटल डेट कहाँ है? ये रहा हमारा टोटल डेट। तो फॉर्मुलाइज टोटल डेट अपॉन टोटल इक्विटी, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो इक्वल टू करके टोटल डेट डिवाइड बाय टोटल इक्विटी। ठीक है, एंटर। रेशियो है 2.30। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर हमने अपनी इक्विटी में, नीचे इक्विटी आती है राइट, तो तुम इस रेशियो को समझो, 2.30 का मतलब हो गया 2.30 अपॉन 1, राइट? तो अगर हमने अपने 1 रुपया लगा रखा है, अगर हमने कंपनी में अपना 1 रुपया लगा रखा है तो उस पे हमने 2.3 रुपीज का कर्जा ले रखा है,
राइट। और तुम ध्यान से देखो ये रेशियो कम हो रही है, इसका मतलब कंपनी जो है वो अपना डेट कम कर रही है या कंपनी जो है वो अपनी इक्विटी बढ़ा रही है, राइट। तो कंपनी एक अच्छे स्लोप की तरफ मूव कर रही है, कंपनी में फाउंडर का खुद का विश्वास बढ़ रहा है कंपनी, ठीक है। तो ये हमारी हो गई डेट टू इक्विटी रेशियो। किसी को अभी तक कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लेंगे, नहीं तो हम ये आगे की रेशियो कवर कर लेंगे। एनीवन एनी डाउट, या समझ आ रहा है क्या चल रहा है, या कोई सुन नहीं रहा है? एनीवन एनी डाउट? रंजन के अलावा कोई सुनता भी है मेरी? इतना एनर्जी के साथ पढ़ा रही होती हूँ मैं। क्विक एसेट्स मतलब मैंने जो बनाया है तुम वो कह रहे हो? भाई मैं तो समझाने के लिए बना रही थी, बट ठीक है तुम सही बात कह रहे हो, हम कर देते हैं इसको कलर कोड। तुम यहाँ पे कह रहे हो क्विक क्विक एसेट्स, क्विक एसेट्स, नहीं 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 नहीं, ये नहीं नहीं, तुम इसको, ये इंफॉर्मेशन जो होती है बेसिकली तुम इसको पुराने फाइनेंशियल से कॉपी पेस्ट कर रहे होते हो। ब्लैक में भी कर सकते हैं, बात तो ठीक है, फॉर्मूला है, ब्लैक में कर लो। फिर तो हाँ ठीक है, और फिर नीचे जो हमने ये भी लिखा था ये कैश एंड शेयर्स, ये ब्लैक में ही ऑलरेडी, ठीक है। ठीक है ब्लैक में कर लो, ओके। ब्लैक, ब्लैक सॉर्ट भाई, ठीक है, ओके। एनीवन एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है? नहीं है तो हम कंप्लीट करते हैं इसको, फिर हमारी एक ही रेशियो रहती है, उसको समझाने में मेरे को 5-7 मिनट लगेंगे, तो वी नीड टू कंप्लीट इट नाउ, ओके। तो हमारा आज रेशियो का कंसेप्ट भी कंप्लीट हो गया, तो आप ये समझे हम ये फाइनेंशियल मॉडलिंग ही कर रहे हैं, सारी रेशियोज फाइनेंशियल मॉडलिंग में ही होती हैं। आप कंपनी की प्रेजेंट पोजीशन को समझ रहे हैं ताकि आप फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, राइट। सबसे बड़ा पार्ट प्रेजेंट पोजीशन समझना ही होता है, फिर तो कुछ फॉर्मूला लगा के आप फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स डू दिस, कंप्लीट कर लेते हैं इसको हम। हमारी लास्ट रेशियो क्या दी हुई है अकॉर्डिंग टू दिस टेबल? हमारी लास्ट रेशियो जो है वो है हमारी ये वाली, आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी वाली रेशियो। तो अब इसको पढ़ते हैं हम। मेरे डॉक्यूमेंट में तो बहुत सारी रेशियोज है, ठीक है, किसी को पढ़ना होगा तो वो देख सकता है, देखो कितनी सारी रेशियोज है, बट हमें अपनी रिटर्न ऑन इक्विटी वाली रेशियो चाहिए, तो हम उस पर चलते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में आएगी शायद रिटर्न ऑन, यस, आरओई, यही है ना रेशियो, आरओई, आरओई, परफेक्ट। आ जाओ इसको पढ़ते हैं। आरओई ये 4th नंबर की है इसमें प्रॉफिटेबिलिटी में। एनीवे हम पढ़ते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का हेडर पढ़ते हैं पहले, फिर हम इस पे आ जाएंगे, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज का मतलब कि कंपनी जो है अपने सारे यू नो कोई भी उसका वो है ओनर है तो उसको कितना वो रिटर्न दे रही है, उसका एंड में कितना प्रॉफिट बच रहा है। जैसे हमने देखा था एंड में हमारा आ जाता है ऑपरेटिंग इनकम, हमारा नेट इनकम आ जाता है, तो हमारा कितना प्रॉफिट एंड में बच जाता है उसको हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के थ्रू मेजर करते हैं, राइट। तो अगर मैं मुकेश अंबानी हूँ, मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज में अगर 1 रुपया लगाया तो मेरे को कितना प्रॉफिट उससे ऑब्टेन हो रहा है, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। नेट प्रॉफिट रेशियो है इसमें, और कौन सी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ठीक है ठीक है, कैश प्रॉफिट है, ठीक है, ओके, रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है, ओके, पढ़ते हैं क्या लिखा है। Profitability ratios measure the profitability or the operational efficiency of an entity. Operational efficiency वही सेम चीज थी कि कितना जल्दी कैश जनरेट हो रहा है ना। These ratios reflect the results of business operations. They are some of the most closely watched and widely quoted ratios. क्यों है closely watched, widely quoted? Because end of the day लोग कहते हैं कि अगर मैं इस कंपनी में 10,000 रुपए लगा रहा हूँ तो मेरे को कंपनी से क्या मिलेगा, क्या मेरे को कंपनी से 1,000-2,000 मिलेगा, है ना। तो ये सबसे ज्यादा कोटेड रेशियोज होते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे लोगों को क्या चाहिए, लोगों को पैसा चाहिए, राइट। उनको है कि मैं इसमें इन्वेस्ट करूं या मैं किसी और प्लान में इन्वेस्ट करूं। क्यों करेंगे वो इसमें इन्वेस्ट? अगर इसका रिटर्न ज्यादा होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई अगर ज्यादा होगा तभी मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगी, है ना। आप कहोगे मैं इस कंपनी का शेयर, इस कंपनी का स्टॉक क्यों खरीदूं? मैं कहूंगी कि अगर आप इस कंपनी में 100 रुपए लगाते हो तो आपको उस पर 30 रुपए का रिटर्न मिलता है, 30% का रिटर्न मिलता है, तो आप कहोगे ठीक है मैं इसमें इन्वेस्ट कर लेता हूँ, राइट। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज यही होती है कि आपने कितना पैसा लगाया विजावी आपको उस पर कितना रिटर्न मिला, राइट। दे आर सम ऑफ द मोस्ट, ठीक है, ओके। मैनेजमेंट अटेम्प्ट्स टू मैक्सिमाइज दीज रेशियोज, मैक्सिमाइज मतलब इन रेशियोज को बड़े से बड़ा करती है, राइट। ट्राई करती है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो ज्यादा से ज्यादा हो, हमारा न्यूमरेटर जो है ज्यादा से ज्यादा हो, हमारा जो रिटर्न है इक्विटी पे, इक्विटी एज एन इन्वेस्टमेंट पे, वो ज्यादा से ज्यादा, राइट। आओ रिटर्न ऑन इक्विटी की रेशियो देखते हैं, फिर आपको और समझ आएगा। Return on equity, the ratio helps measure the return earned on its equity share capital by a company. इसका मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब जो पैसे हमारे ओनर ने, हमारे फाउंडर ने
हमारे प्रमोटर ने, प्रमोटर वर्ड यूज होता है कंपनी के लिए, उसने लगाए हैं। मुकेश अंबानी ने रिलायंस में 10 रुपए लगाए हैं, बदले में उसको एंड में हमारा जो नेट प्रॉफिट है, राइट, नेट इनकम मतलब नेट प्रॉफिट, एंड में 3 रुपए का नेट प्रॉफिट जनरेट हुआ है। प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब ओवर एंड अबव व्हाट हैज बीन गिवन टू कंपनी। ऐसा नहीं है कि उसको 10 रुपए पे 3 रुपए वापस मिलेंगे, उसको 10 रुपए लगाने पे 3 रुपए का मुनाफा होगा, राइट। अगर वो कंपनी से उसके 10 रुपए तो अभी भी कंपनी में ही है। मैंने आपको वैसे तो कहा था कि कंपनी से जो फाउंडर होता है वो अपना पैसा यूजुअली नहीं निकालता है, बट इसका ये मतलब है कि तुम कंपनी में अगर 10 रुपए लगा रहे हो तो तुमको 13 रुपए वापसी मिल रहे हैं। 3 रुपए मुनाफा और 10 रुपए तुम्हारा ओरिजिनल पेमेंट। ये मत समझना कि 10 रुपए पे 3 रुपए मिल रहा है, 7 रुपए गुम गए, ऐसा नहीं है। 3 रुपए वापस मिल रहा है, मतलब 3 रुपए का मुनाफा हो रहा है उस पे, राइट। वो 10 रुपए अभी भी कंपनी में ही है, उसको भी निकाल सकते हैं, तो 10 रुपए पे टेक्निकली तुमको 13 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है। इट इज यूज टू एसेस हाउ द शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर होल्डर मतलब जिन जिन लोगों ने उस कंपनी का स्टॉक खरीद रखा है, उस कंपनी का शेयर होल्डर, उस कंपनी का शेयर खरीद रखा, राइट, आर बीइंग यूज्ड टू जनरेट द प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी। नेट इनकम, नेट प्रॉफिट, हमने लास्ट में जो ईएटी पीएटी पढ़ा था कल, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, नेट इनकम, नेट प्रॉफिट, सब सेम चीज, ठीक है। फॉर्मूला देखेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला है कि आप कितनी इनकम जनरेट कर रहे हैं डिवाइड बाय जो शेयर होल्डर के फंड लगे हुए हैं कंपनी में, इनटू 100। इनटू 100 हम कब करते हैं, जब हमको परसेंटेज जनरेट करना होता है, राइट, जब हमको परसेंटेज जनरेट करना होता है। जैसे अगर मुकेश अंबानी ने कंपनी में 10 रुपए लगाए तो नीचे आया 10, उसको वापस मिले 13 रुपए, 13 रुपए मतलब प्रॉफिट कितना मिला, 3 रुपए, ठीक है, प्रॉफिट, केवल केवल प्रॉफिट, प्रॉफिट उसको मिला 3 रुपए, तो ऊपर लिखेंगे 3, नीचे लिखेंगे 10, करेंगे इनटू 100 तो हमारा आ जाएगा 30%, ठीक है। तो ये रेशियो जो जनरेट होती है ये परसेंटेज में जनरेट होती है, राइट। आज आगे देखते हैं कैसे देखेंगे आगे, हम अपने इसमें जाएंगे, इसमें जाएंगे, पहले हमने कहा था हम फॉर्मूला लिखेंगे, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेंगे। क्या फॉर्मूला है हमारे, फॉर्मूले का नाम क्या है, पहली बात हमारे फॉर्मूले का नाम है, क्या नाम था फॉर्मूले का, रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या है हमारा, कि हमने कितने, हमारा कितना इनकम जनरेट हो गया, राइट, पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स, राइट, और नेट इनकम या फिर नेट प्रॉफिट। ये सारा हमारा जो है न्यूमरेटर, इनमें से कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं। मैं आपको अलग अलग टर्म इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हो सकता है आपके कोई भी टर्म आ जाए तो आपको पता होना चाहिए यही टर्म, राइट। नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा शेयर होल्डर्स फंड्स या शेयर होल्डर्स इक्विटी, राइट, शेयर होल्डर का इक्विटी। और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 में, क्योंकि इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमारा जो आंसर है वो हमारा परसेंटेज में आ जाएगा। आंसर जो हमारा जो भी आएगा डैश 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 जो भी आएगा वो किसमें आ जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका ये मतलब हो गया कि हम कहते हैं 30% रिटर्न आ रहा है, 40% रिटर्न आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि अगर आपने कहीं पे 10 रुपए लगाए हैं तो आपको उस पर 3 रुपए मुनाफा मिल रहा है। आपके 10 रुपए तो सेफ है ही, पर आपको 3 रुपए मुनाफा भी मिल रहा है, राइट। तो ये नेट प्रॉफिट, ये नेट इनकम, ये पैट, ये ईएटी, वो 3 रुपए, ठीक है। आज हम इसमें फटाफट से देखते हैं क्या है हमारे यहाँ पे। आरओई आ गया, आरओई आ गया, तो हमको देखना है यहाँ पे कि हमारा एंड में कितना प्रॉफिट जनरेट हो रखा है। शेयर होल्डर्स इक्विटी, शेयर होल्डर्स लाइबिलिटी, प्रॉफिट हमारा यहीं पे आ जाना चाहिए था, यहाँ लिखा नहीं हुआ है प्रॉफिट कितना है। एसेट में तो आता नहीं है प्रॉफिट, प्रॉफिट तो यहीं पे आता है, करंट अकाउंट्स पेएबल, टोटल लायबिलिटी, दैट्स वियर्ड, यहाँ पे प्रॉफिट लिखा ही नहीं हुआ है कंपनी का। ठीक है, छोड़ो, हम यहाँ से नहीं देखते हैं प्रॉफिट, हम क्या करेंगे, हम अपनी इनकम स्टेटमेंट में जाते हैं। इनकम स्टेटमेंट में आपको याद होगा कल हमने प्रॉफिट देखा था, याद है कि नहीं है। ये देखो, ये हमारा आ गया प्रॉफिट, ये आया प्रॉफिट, ये आया प्रॉफिट, राइट। इसको हम डिवाइड करेंगे हमारा शेयर होल्डर्स इक्विटीज। तो हम यहाँ से प्रॉफिट उठाएंगे और हम शेयर होल्डर्स इक्विटी को वहां से उठाएंगे, ठीक है। यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, बैलेंस शीट। पता नहीं लिखा क्यों नहीं हुआ है, लिखा होना चाहिए, आई हैव नो आइडिया लिखा क्यों नहीं हुआ है यहाँ पे, बट आपको पता है कि ये होना चाहिए, ये बैलेंस शीट में भी आता है। बैलेंस शीट का हमने बखान नहीं करा है, बट बैलेंस शीट में भी आता है। तो ये हमारा नेट इनकम हमने पढ़ा था, ईएटी पीएटी सेम होता है, राइट, ये आ गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये हमारा जो आरओई है इक्वल टू, ऊपर क्या आता है हमारा, ऊपर हमारी नेट इनकम आती है, ये हमारे नेट इनकम है। किससे डिवाइड होगी नीचे जाके, शेयर होल्डर्स फंड से। किससे डिवाइड होगी, शेयर होल्डर्स फंड से। शेयर होल्डर्स के फंड्स कहाँ है यहाँ पे, करंट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी, ये रहा शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर होल्डर्स इक्विटी, शेयर होल्डर्स फंड्स, ठीक है। और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनटू 100, बट 100 को हमको कांस्टेंट करना है, डॉलर का साइन लगाना पड़ेगा।
एंटर। अरे ये क्या हुआ, दिस डिवाइड बाय दिस इनटू 100, ये रेशियो ऐसे क्यों आई है, दिस इज वियर्ड। ये है, ठीक है, डिवाइड बाय हमारा शेयर होल्डर्स इक्विटी आया, इक्वल टू दिस डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। अच्छा, उन्होंने अपने आप ही इंटू 100 कर दिया, डायरेक्ट ही लगा दिया, ठीक है। अगर आप बाय हैंड करते हैं तो आपको मैंने तरीका बताया था बाय हैंड का क्या है, इन्होंने अपने आप ही उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, इसमें आपको करने की जरूरत नहीं है। एक्सेल, एक्सेल के फायदे हैं, मेरे को भी आइडिया नहीं था ऐसा होता है, बट इन्होंने अपने आप ही हमें इंटू 100 करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उसको अपने आप ही लगा दिया। बट अगर आपके एक्सेल में बाई चांस ना लग रहा हो, कोई पुराना वर्जन हो, तो आप स्टार लगा के, जो स्टार का मतलब मल्टीप्लाई होता है, इंटू 100 कर देंगे। तो यहाँ देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी पता चल गया 35, 47.4 और 48.5 है। इसका मतलब है कि अगर मैं मुकेश अंबानी हूं और मैं रिलायंस में अगर 100 रुपए लगा रही हूँ, तो मेरे को पहले साल में 35 रुपए वापस मिले थे, राइट, मतलब टोटल मेरे को 135 रुपए मिल गए थे, राइट। अगले साल मेरे को 47 रुपीज वापस मिले थे, अगले साल मेरे को 48 रुपीज वापस मिले थे। अब आप इसमें रेशियो में नोटिस करें कि जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है इन्वेस्टमेंट पे, वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो अगर मैं होंगी, मैं तो इस कंपनी में इन्वेस्ट करूंगी। क्यों इन्वेस्ट करूंगी इस कंपनी में, क्योंकि ये कंपनी जो है मेरे को रिटर्न में देख रही हूँ ज्यादा दे रही है, दे रही है, दे रही है, दे रही है। अगले साल में हो सकता है रिटर्न और बढ़ जाए और बढ़ जाए और बढ़ जाए। सिर्फ इसी रेशियो के बेसिस पे मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगी, बट मैं बता रही हूँ कि एक अच्छा इंडिकेटर है, राइट। आपको खुद ही पता है अगर रेशियो बढ़ रही है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब हमारा न्यूमरेटर बढ़ रहा है। देखो न्यूमरेटर तुम्हारा बड़ा हो रहा है, न्यूमरेटर बड़ा हो रहा है मतलब हमारी जो वो है, हमारी जो रिटर्न है वो बढ़ रही है, राइट। तो ये हमारा नेट इनकम बढ़ रहा है, तो इसके चक्कर में हमारा रेशियो जो हमारा है, परसेंटेज जो है वो भी बढ़ रहा है। वो बढ़ रहा है मतलब कंपनी जो है वो ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है, राइट, ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है, तो हो सकता है मैं भी इस कंपनी में इन्वेस्ट करूं। दैट इज इट, हमारी रेशियो है। सबसे इंपॉर्टेंट इसको सॉर्ट ऑफ रेशियो कहते हैं, क्योंकि इसी के बेसिस पे लोग डिसाइड करते हैं मैं इन्वेस्ट करना है कि नहीं। एंड में उनको मतलब है कि हमें मुनाफा होगा कि नहीं, तो वो कैसे चेक करेंगे, वो ये रेशियोज लगा के ही चेक करेंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेशियो ये, ठीक है, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी, नेट प्रॉफिट, रिटर्न ऑन, ओके। एनी डाउट, एनीवन? वैभव ने अब जाके क्लास ज्वाइन करी, जब क्लास खत्म हो रही है, ग्रेट। एनीवन, एनी डाउट? मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रही हूँ, कोई भी अनम्यूट करके पूछ सकता है मुझसे डाउट। वैभव आपने पूरी क्लास अटेंड नहीं करी थी, मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दे रही हूँ, आपने अभी ज्वाइन करी है क्लास। आई एम नॉट गोना आंसर योर क्वेश्चंस, नो डाउट। रंजन, मजा आया, कुछ नया सीखने को मिला क्लास में? वी लर्न अ लॉट ऑफ रेशियोज, हमने रेशियोज के पीछे की रीजनिंग सीखी और हमने देखा कि हम रेशियो से फ्यूचर भी कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हमने देखा कि कोई रेशियो बढ़ रही है, कोई रेशियो घट रही है, उसका क्या मतलब है ना। रेशियो घटना भी बुरा नहीं है, हमने ये भी देखा कि हो सकता है कि तुम्हारी रेशियो घट रही है, इसका मतलब तब भी तुम्हारा कंपनी में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा हो। हर टाइप की रेशियो देखी हमने, राइट। ओके, बट समझ आ रहा है ना, आई होप। मतलब मैं बहुत फास्ट तो नहीं लेके जा रही हूँ, मैं स्लो स्लो ही समझा रही हूँ, मैंने सिर्फ 5 रेशियो समझाई हैं। परफेक्ट, ठीक है। एनीवन, एनी डाउट? आई होप क्लास में मजा आ रहा हो काफी, आपको दिखता होगा मेरी भी एनर्जी लगती है पढ़ाते हुए, राइट। तुमने आज ज्वाइन करे वैभव, तुम्हें पता है यहाँ की 9 क्लासेस हो चुकी हैं 10 में से। अब तो लिटरली कोर्स ज्वाइन करने का कोई फायदा नहीं है, और मैं मेक श्योर करूंगी कि तुम्हें कोई अटेंडेंस भी ना मिले और सर्टिफिकेट में भी तुम्हें शायद दिक्कत हो। आई होप। तुम 10 क्लासेस में से तुम 9 क्लास में आई नहीं, तुम कह रहे हो कि अब मैं बता दूं चीजें कैसे होंगी, तो आई कांट हेल्प इट, आई एम सॉरी। आई एम नॉट आंसरिंग एनी क्वेश्चंस रिलेटिंग टू असाइनमेंट वगैरह, मैं केवल यहाँ पे पढ़ाने आ रही हूँ, दैट आई विल डू। बाकी तुम सपोर्ट टीम से बात कर सकते हो, आई हैव नो आइडिया अबाउट एनीथिंग एल्स। मैं रंजन, मैं तुमको अभी मेल ड्रॉप कर दूंगी, तुम मेरे को एक बार लिख दो कि तुमको क्या क्या चाहिए। एनीवन, एनी एल्स डाउट? मेरे को असाइनमेंट के बारे में कुछ नहीं पता है, मेरे को अटेंडेंस के बारे में कुछ नहीं पता है, क्लैरिफाइंग इट अभी। एनीवन, एनी डाउट?
तो आपको जो ठीक लगे आप कर सकते हैं। आप 10 क्लासेस में 9वीं क्लास में ज्वाइन कर रहे हैं और वो भी एंड में ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं कुछ नहीं कह रही। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लें, अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं, मैंने अनम्यूट करने का ऑप्शन भी दे रखा है। हाँ, 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 ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल। आई होप सबको समझ आ रहा है। आई ट्राइड एक्सप्लेनिंग एवरी इसी से फाइनेंशियल मॉडलिंग होती है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? ठीक है गाइस, आई विल एंड द मीटिंग। अगर किसी को कोई डाउट नहीं है, प्लीज़ बाद में सर को मत कहना कुछ समझ नहीं आ रहा है। आई ट्राई वेरी, वेरी डीपली एक्सप्लेन करने का। ठीक है? कोई डाउट होता है तो मुझसे ही पूछ लिया करो। ओके? ये मत पूछा करो कि असाइनमेंट और होमवर्क कहाँ सबमिट करना है, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। अटेंडेंस का भी मेरे को आइडिया नहीं है। सपोर्ट टीम पे कॉल कर लिया करो। ठीक है? ओके गाइस, बाय बाय। सी यू। टेक केयर।